नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ रहे थे। तो विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास तक जो 8 नियम थे व्यंजन संधि के वो पढ़ लिए थे। आज हम जो है 9 नंबर जो नियम है उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि इसमें जो है वर्णों का जो है दूसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, नियम नंबर 9 हमारे है कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो। अभी तक विद्यार्थियों हमने 7 नंबर 8 नंबर जो भी नियम पढ़े थे उसमें यही पढ़ा था कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो। और फिर हमने जो 7 नंबर नियम में ये पढ़ा था कि स के बाद में क्या हो, स के बाद में थ हो। और 8 नंबर नियम में हमने पढ़ा था कि स के तुरंत बाद में जो है न हो। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रथम जो पद है उसकी अंतिम ध्वनि तो ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो तथा इसके तुरंत बाद में री या र की ध्वनि हो। तो क्या होगा, तो स का रूप नहीं बदलेगा। पिछले जो हमने नियम पढ़े थे उसमें तो स का रूप भी बदलता था और थ का भी बदला था और न का भी बदला था। 7वें नियम में हमने पढ़ा था कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा उसके बाद में स हो और स के बाद में थ हो। तो हमने पढ़ा कि स जो था दंत्य वो जो है मूर्धन्य स में बदल जाएगा और थ जो है वो ठ में बदल जाएगा। फिर हमने 8वां नियम पढ़ा, उसमें भी हमने ये पढ़ा कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तो ई या ऊ हो और द्वितीय पद में स हो और स के बाद में न हो। तो हमने पढ़ा कि जो स है वो तो जो दंत्य स है वो तो बदल जाएगा मूर्धन्य स में और न जो है वो ण में बदल जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस नियम में थोड़ा सा अलग है। इसमें ये है कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो तो इसके तुरंत बाद में क्या आना चाहिए। अगर इसके तुरंत बाद में री या र की ध्वनि हो तो स का रूप परिवर्तित नहीं होगा, स का रूप जो है नहीं बदलेगा। विद्यार्थियों, एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है आपके कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में श हो तथा इसके तुरंत बाद में क्या हो, री या र की ध्वनि हो तो स का रूप नहीं बदलेगा। आपको इसको बहुत ही ध्यान में रखना है कि री या र की ध्वनि यदि स के बाद में आती है तो स का जो रूप है वो नहीं बदलेगा। अब विद्यार्थियों, इसके नियम नंबर 9 के हम उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ। तो इसमें अनु में क्या है, अनु में क्या है कि ऊ आया हुआ है, यानी कि प्रथम पद की जो अंतिम ध्वनि है वो ऊ है और उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम जो वर्ण है वो स है और उसके जस्ट बाद में र आया हुआ है, यानी कि अनुधंसार आया हुआ है। तो अनु में तो ऊ की मात्रा है और उसके बाद में द्वितीय पद में इसका जो है प्रथम वर्ण स सा है और उसके बाद में र आया हुआ है। और नियमानुसार स के तुरंत बाद में री या र आएगा तो स जो है अपना रूप परिवर्तन नहीं करेगा, यानी कि स का रूप परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा के वैसा लिखा जाए। ना तो इसमें कोई अलग कोई वर्ण का आगम होगा और न ही स का रूप परिवर्तित होगा। इसको क्या करेंगे हम, जो अनुधंसार लिखा हुआ है इसमें जो प्लस का निशान है, जो धन का निशान है उसको हम हटा देंगे और बाकी जो जैसा है वैसा का वैसा उसको लिख देंगे। अब विद्यार्थियों, अनुधंसार को हम अनुसार लिखेंगे, न तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ है न ही किसी से जो वर्ण का आगम हुआ है। इसमें से हमने क्या किया था, इसमें से हमने जो धन है जो प्लस है उसको हटा दिया। अब विद्यार्थियों, विधन सर्ग, इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि सर्ग में र की ध्वनि आई है, ये जो है र आधा आया हुआ है स के बाद में और स के तुरंत बाद में र आने पर स का रूप परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें भी हमने इसमें से जो प्लस था उसको हटा लिया और विसर्ग वैसा का वैसा लिख दिया। अब विद्यार्थियों, अनुदंस्वार में भी ऐसे ही अनुस्वार लिखेंगे और विसर्जन में भी विसर्जन लिखेंगे, अविस्मरण में भी विस्मरण लिखेंगे। अब विद्यार्थियों, इनमें नियम यही था कि क्या होगा, ई या ऊ के बाद में स और स के तुरंत बाद में री या र की ध्वनि आएगी तो स का रूप परिवर्तित नहीं होगा, स का रूप नहीं बदलेगा और न ही किसी वर्ण का आगम इसमें होगा। तो विद्यार्थियों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमें क्या करना था कि इसके जो प्लस है उसको हटा के बाकी जो जैसा है वैसा प्रथम पद और द्वितीय पद को मिला के लिख देना है। अब विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे नियम नंबर 10। अब नियम नंबर 10 में थोड़ा इससे ये अलग है। थोड़ा इसमें क्या है कि यदि संधि प्रक्रिया में मिलने वाले दोनों शब्दों से, यदि संधि प्रक्रिया में मिलने वाले दोनों शब्दों में से प्रथम शब्द में कहीं पर भी
क्या कह रहा है ये, कहीं पर भी, मतलब आगे का पीछे का या प्रथम वर्ण हो या द्वितीय वर्ण हो या तृतीय वर्ण हो, जो भी वर्ण हो, शब्द में जो भी वर्ण है उसमें री र और स कहीं भी आया हुआ हो, तो था दूसरे पद में कहीं पर भी न आया हुआ हो। एक बार इसको वापस पढ़ते हैं कि यदि संधि प्रक्रिया में मिलने वाले दोनों शब्दों में से, पहले तो ये क्या कह रहा है, प्रथम शब्द में, संधि प्रक्रिया में मिलने वाले दोनों शब्दों में से प्रथम शब्द में कहीं पर भी री आया हो, प्रथम पद में या प्रथम शब्द में कहीं पर भी क्या आया हुआ हो, री र और श आया हुआ हो, तथा दूसरे पद में कहीं पर भी न हो, तो संधि होने पर न जो है वो ण में बदल जाएगा। इसमें परिवर्तन क्या होगा, न का ण में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें न को जो हमें क्या करना है, ण में बदल देना है। अब देखो हम उदाहरण देखते हैं, नियम 10 के उदाहरण के, प्रसार धन न। देखो इसमें प्रसार में, इसमें नियम में क्या कह रहे हैं कि प्रथम शब्द में या प्रथम पद में कहीं पर भी री र और श हो। यहाँ पे देखो र है, प्रसार में क्या है, र है, तथा क्या है कि द्वितीय पद में कहीं पर भी न आया हुआ हो, तो प्रसार धन न द्वितीय पद में कहीं पर भी आओ, भले शुरुआत में आओ, भले एंड में आओ, भले बीच में आओ, तो कहीं पे भी आएगा तो भी, कि इसमें कहीं का मतलब यह है कि मध्यम में आओ या उसको क्या कहो प्रथम में आओ या अंतिम में आओ, कहीं भी न की ध्वनि आए तो उसको क्या करना है, हमें ण में बदलना है। तो यहाँ पे प्रसार धन न, तो क्या बन गया, प्रसारण, यानी कि न को हमने ण में बदल दिया। अब विद्यार्थियों री धन न, री धन न में क्या होगा, यहाँ पे री की मात्रा आ गई प्रथम पद में और उसके बाद में द्वितीय पद में न आ गया, तो ये भी री धन न का ऋण हो जाएगा। अब पोष धन अन, पोष धन अन में भी क्या है, हमने ये भी पढ़ा था कि री र और श, इन तीनों में से कोई भी आए प्रथम पद में और बाद में न हो, तो क्या होगा, न जो है ण में बदल जाएगा। अब पोष धन अन क्या हो जाएगा, पोषण, और प्रधन नाम प्रणाम हो जाएगा, कृष्ण धन न कृष्ण बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी श आया है। और इसके बाद में देखो इसके जो अपवाद है, अपवाद जो है इसके, इसको भी हम ध्यान में रख लेते हैं कि अपवाद है क्या। अब देखो राम धन अयन, राम धन अयन, वैसे देखा जाए तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन इसको व्यंजन संधि में रखा गया क्योंकि व्यंजन संधि का अपवाद है। राम धन अयन ये क्या बन गया, अब रामायण, जब ये रामायण बनता है यानी कि प्रथम पद में कहीं पे भी र हो और बाद में न, कहीं पे भी न आया हुआ हो, तो जो है न जो है ण में बदल जाता है, तो ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है। और इधर जब हम देखते हैं राम धन अयन, तो इसमें क्या है, रामायण, तो ये देखा जाए तो ये दीर्घ संधि का भी उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या है, अ धन अ बराबर आ बना है, यानी कि रामायण बना है। तो ये जो है राम धन अयन, ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है और स्वर संधि का भी उदाहरण है। और उत्तर धन अयन, इसमें भी क्या है, इसमें उत्तर धन अयन, इसमें भी ये भी स्वर संधि का भी उदाहरण है और व्यंजन संधि का भी उदाहरण। स्वर संधि का उदाहरण विद्यार्थियों, क्योंकि अ प्लस अ बराबर आ होता है, हमें पता है कि स्वर संधि है ये। और उसके बाद में देखो इसमें उत्तरायण में जैसे कहीं भी प्रथम पद के कहीं भी जो है र आया है, कहीं पर भी र आया हो या द्वितीय पद में कहीं पर भी न आया हो, तो न क्या है, ण में बदल जाता है, तो ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है। तो विद्यार्थियों ये स्वर और व्यंजन दोनों के उदाहरण है। आपको जैसा एग्जाम में सवाल आता है वैसा ही उत्तर देना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसमें व्यंजन संधि के उदाहरण दे दिए जाते हैं और एक अलग देके इसको भी साथ में दे दिया जाता है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि राम धन अयन तो रामायण, मतलब इसमें जो है स्वर संधि होती है और इसमें व्यंजन संधि नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सवाल उस टाइप से पूछा जाता है। तो आपको सवाल को देख के, प्रश्न को देख के ही उत्तर लिखना है कि ये व्यंजन संधि से संबंधित पूछ रहा है या स्वर संधि से संबंधित पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों इन अपवादों को आपको ध्यान में रखना है और इसके आगे का नियम, जो नियम नंबर 11 है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।